हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी देश की कहानी सिर्फ बड़े बड़े नामों से बनती है। मतलब वो नाम जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, राजा, नेता, क्रांतिकारी। सही बात है, लेकिन असल में देश की नींव तो वो लोग रखते हैं जिनके नाम शायद उतने मशहूर ना हो, पर जिनके काम लाखों जिंदगियां बदल देते हैं। और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, सुधा मूर्ति। उनके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी जीवनी नहीं दोहराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनकी सोच की परतों को खोलने की। बिल्कुल, हमारा मकसद है उनकी यात्रा को 2 हिस्सों में समझना। पहला हिस्सा जहां उन्होंने अपने हक के लिए अपने लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी, और दूसरा जहां उन्होंने दूसरों की लड़ाई को अपना बना लिया। हाँ, तो आज हमारे पास जो भी जानकारी और लेख हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सादगी के पीछे का दर्शन क्या है और कैसे उनके फैसलों ने भारत की कॉर्पोरेट और सामाजिक दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1950 से। जगह थी कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा, शिग्गांव। मतलब भारत नया नया आजाद हुआ था। हाँ, देश के सामने गरीबी और विकास की बहुत बड़ी चुनौतियां थी। और ऐसे माहौल में एक डॉक्टर पिता और शिक्षक माँ के घर सुधा का जन्म हुआ। तो माहौल तो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई और सेवा वाला था, पर क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही था या घर के मूल्यों का उनकी सोच पर ज्यादा गहरा असर पड़ा? बहुत गहरा। उनके घर में पैसों से ज्यादा अहमियत, आप समझिए, किताबों और इंसानी मूल्यों को दी जाती थी। अच्छा। उनकी परवरिश इस सोच के साथ हुई कि ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए है। उनकी दादी उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, और शायद वहीं से सेवा और कर्तव्य जैसे शब्द उनके मन में बहुत गहराई से बैठ गए। और शायद यही वजह थी कि वो बचपन से काफी जिज्ञासु थी। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो है उनका इंजीनियरिंग करने का फैसला। उस जमाने में, मतलब एक छोटे शहर की लड़की का ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति रही होगी। यकीनन, वो 70 का दशक था। समाज की एक सीधी सी धारणा थी कि लड़कियां डॉक्टर या टीचर बनती हैं। बिल्कुल, लड़कियां डॉक्टर या टीचर बनती हैं, इंजीनियर नहीं। इंजीनियरिंग को मर्दों का काम माना जाता था, जिसमें शारीरिक मेहनत और मशीनों से जूझना पड़ता है। तो परिवार ने भी विरोध किया होगा ना? अरे, उनके अपने परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत समझाया कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। और यहाँ से असल चुनौती शुरू हुई। हाँ, कहा जाता है कि वो 599 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी। ये सुनने में जितना नाटकीय लगता है, असल में उतना ही मुश्किल रहा होगा। मुश्किल से भी कहीं ज्यादा। ये सिर्फ लड़कों के बीच बैठने की बात नहीं थी, ये पूरे सिस्टम से लड़ने जैसा था। मतलब क्लास में उनके लिए बैठने की जगह तक नहीं की। हफ्तों तक वो क्लास के कोने में खड़े होकर लेक्चर सुनती रहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और तो और पूरे कॉलेज में लड़कियों के लिए टॉयलेट तक नहीं था। लड़के उन पर ताने कसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। ये तो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला अनुभव होगा। हर रोज ये जानना कि आप उस जगह पर अकेली हैं और आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। सही बात है। ऐसे माहौल में कोई अपनी पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाए? और यहीं पर उनका असाधारण चरित्र सामने आता है। एकदम। उन्होंने इस अकेलेपन और विरोध को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि वो सिर्फ डिग्री लेकर नहीं निकलेंगी, बल्कि ये साबित करके दिखाएंगी कि वो किसी से कम नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगा दी। हाँ, और 4 साल बाद जब नतीजा आया तो उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया और गोल्ड मेडल जीता। और आज उसी कॉलेज के गेट पर एक बोर्ड लगा है, फर्स्ट वुमेन इंजीनियर ऑफ द कॉलेज, सुधा मूर्ति। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के मुंह पर एक जवाब है। बिल्कुल। और ये लड़ाई सिर्फ कॉलेज तक नहीं रुकी, उनकी अगली लड़ाई कॉर्पोरेट जगत में थी। टाटा मोटर्स वाली कहानी। हाँ, डिग्री के बाद उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स, जिसे तब टेल्को कहते थे, में नौकरी के लिए अप्लाई किया। और उन्हें जो जवाब मिला वो आज के समय में तो कोई सोच भी नहीं सकता। यही कि हम महिला उम्मीदवारों को नौकरी पर नहीं रखते। ये तो सीधा सीधा भेदभाव था। बिल्कुल। कोई और होता तो शायद निराश होकर दूसरी नौकरी ढूंढता। पर सुधा मूर्ति ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर की कोई लड़की सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने सीधे कंपनी के चेयरमैन JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड लिखा। हाँ, एक पोस्ट कार्ड। मतलब एक फ्रेशर ने सीधे चेयरमैन को खत लिख दिया। ये बहुत हिम्मत का काम था। उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसने JRD टाटा जैसे दिग्गज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? उन्होंने खत में नौकरी नहीं मांगी, बल्कि एक सवाल पूछा। अच्छा। तो उन्होंने लिखा, टाटा समूह हमेशा न्याय और बराबरी की बात करता है,
लेकिन आपकी ही एक कंपनी में महिलाओं को अवसर देने से मना किया जा रहा है। क्या ये आपके सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? वाह, ये नौकरी की अर्जी नहीं थी, ये तो टाटा की मूल्यों को एक चुनौती थी। एकदम सही। उन्होंने अपनी योग्यता नहीं बल्कि कंपनी की नैतिकता पर सवाल खड़ा कर दिया। और JRD टाटा जैसे दूरदर्शी इंसान ने उस खत में छिपी प्रतिभा और हिम्मत को पहचान लिया। उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया बल्कि अपनी मैनेजमेंट टीम से कहा, अगर हमने इस लड़की को मौका नहीं दिया तो हम एक हीरा खो देंगे। और इस तरह सुधा मूर्ति टेल्को की पहली महिला इंजीनियर बनी। और उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक दरवाजा नहीं खोला बल्कि भारत की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए। तो टाटा में पहली महिला इंजीनियर बनकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सामाजिक बैरियर तोड़ा। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब उनकी मुलाकात पुणे में नारायण मूर्ति से हुई। डूबे रहने वाले इंसान से हुई। नारायण मूर्ति। दोनों के स्वभाव में तो जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। सुधा बहुत व्यवहारिक और अनुशासित थीं, जबकि नारायण मूर्ति एक आदर्शवादी थे जिनके पास बड़े बड़े सपने थे लेकिन जेब खाली थी। और उनका सबसे बड़ा सपना था भारत में एक विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का। ये उस दौर की बात है जब भारत में IT या सॉफ्टवेयर जैसी चीजों के बारे में कोई जानता भी नहीं था। हाँ, ये तो एक पागलपन जैसा ख्वाब रहा होगा उस समय। बिल्कुल। नारायण मूर्ति के पास सिर्फ एक आइडिया था। उनके कई शुरुआती प्रयास भी असफल रहे, लेकिन सुधा मूर्ति को उनके सपने पर भरोसा था। उन्होंने शादी की और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। और फिर वो दिन आया जब नारायण मूर्ति ने कहा, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है। और यहीं पर वो मशहूर 10,000 रुपए वाली कहानी आती है। हाँ, सुधा मूर्ति ने अपनी बचत के 10,000 रुपए उन्हें दे दिए, जिससे इन्फोसिस की शुरुआत हुई। आज 10,000 रुपए शायद ज्यादा न लगे, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए कितनी बड़ी रकम थी। अरे ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। उस जमाने में ये किसी की साल भर की कमाई से भी ज्यादा हो सकती थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी पूरी जमा पूंजी थी, जिसे उन्होंने मुश्किल समय के लिए बचा कर रखा था। हाँ, इसे देना एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा था, वो भी एक ऐसे सपने पर जिसका सफल होना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए किया गया भावनात्मक फैसला था, या फिर एक इंजीनियर के तौर पर उन्हें उस बिजनेस आइडिया में कोई खास बात दिखी थी? मेरे ख्याल से ये दोनों का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण था। भावनात्मक रूप से वो नारायण मूर्ति की क्षमता पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते वो भविष्य को देख पा रही थी। उन्हें ये समझ आ रहा था कि सॉफ्टवेयर ही आने वाले कल की दुनिया को चलाएगा। तो एक तरह से ये एक कैलकुलेटेड जोखिम था। हाँ, जो दिल और दिमाग दोनों से लिया गया था। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उन्होंने उस आइडिया में अपना विश्वास लगाया था। और उनका वो विश्वास सही साबित हुआ। इन्फोसिस भारत के इतिहास की सबसे सफल कंपनियों में से एक बनी। लेकिन अक्सर जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो लोग बदल जाते हैं। सुधा मूर्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इन्फोसिस स्थिर हुई, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वो अपना बाकी का जीवन पूरी तरह से समाज सेवा को समर्पित कर देंगी। और इसी सोच के साथ 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की नींव रखी गई। ये उनके जीवन का वो दूसरा हिस्सा था जहां उन्होंने दूसरों के संघर्ष को अपना बना लिया। इन्फोसिस फाउंडेशन के काम के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। 16,000 से ज्यादा स्कूल, 7,000 से ज्यादा लाइब्रेरी बनवाना। लेकिन चलिए आंकड़ों से आगे बढ़कर उनकी सोच को समझते हैं। उनका तरीका क्या था? क्या वो सिर्फ पैसा दान करती थी या जमीन पर उतरकर काम करती थी? उनका तरीका हमेशा हैंड्स ऑन रहा है। वो सिर्फ चेक लिखकर भूल जाने वालों में से नहीं है। अच्छा। वो खुद उन दूर दराज के गांवों में गईं जहां सड़कें तक नहीं थी। उन्होंने लोगों से बात की, उनकी जरूरतें समझी। उनकी रणनीति सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं थी, बल्कि आप कहिए गरिमा और अवसर पैदा करना था। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? बिल्कुल। जब वो स्कूल बनवाती थी तो उनका पहला नियम होता था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट जरूर होने चाहिए। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है। छोटी लगती है, लेकिन इस एक बदलाव की वजह से गांव में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में भारी कमी आई। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मुद्दा था। यही उनकी सोच की गहराई है, समस्या की जड़ तक पहुंचना। ये बात तो सच है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है समाज के उन कोनों तक पहुंचना जहां जाने से बड़े बड़े समाज सेवी भी कतराते हैं। जैसे कि उनका सेक्स वर्कर्स के बीच काम करना। हाँ। और सेक्स वर्कर्स की बस्तियों में गईं। शुरू में तो उन्हें स्वीकार नहीं किया गया होगा। बिल्कुल नहीं। उन महिलाओं ने इन पर भरोसा नहीं किया।
उन्हें लगा कि ये भी कोई बाहरी इंसान है जो उनका फायदा उठाने आई हैं। लेकिन सुधा मूर्ति ने महीनों तक सिर्फ उनकी बातें सुनी। और इसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने उन महिलाओं के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूलों में भेजा ताकि वो उस दलदल से बाहर निकल सकें। और महिलाओं के लिए? महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाकर रोजगार के अवसर दिए। उनकी किताब 3000 स्टिचेस इसी अनुभव पर आधारित है। वो दिखाती हैं कि कैसे करुणा और धैर्य से सबसे मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है उनका महिला कैदियों के बीच काम करना। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो जेल में है वो अपराधी है और सजा का हकदार है। सही बात है। लेकिन उनका नजरिया इससे अलग है। क्या है उनका नजरिया? उनका मानना है कि गलतियां इंसानों से होती हैं, लेकिन हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। वो जेलों में गईं, महिला कैदियों से मिली और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। मतलब उनका विश्वास है कि उनका विश्वास था कि शिक्षा और सम्मान देकर किसी भी इंसान को समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। ये कोई दया नहीं, बल्कि मानवता में एक गहरा विश्वास है। इन सब बड़े बड़े कामों के बीच उनकी व्यक्तिगत सादगी की चर्चा हमेशा होती है। साधारण सूती साड़ियां, इकोनॉमी क्लास में सफर करना, ये सब। पर एक सवाल मन में आता है, जब आपके पास इतनी दौलत हो तो क्या ये सादगी बनाए रखना एक चुनौती है या ये एक सचेत दार्शनिक चुनाव है? ये एक बहुत ही सचेत और गहरा दार्शनिक चुनाव है। ये कोई दिखावा नहीं है। इसके पीछे कोई तर्क है? हाँ, एक मजबूत तर्क है। वो कहती हैं, अगर मैं बिजनेस क्लास में सफर करूंगी और महंगे होटलों में रहूंगी तो मैं उस आम आदमी की तकलीफ को कैसे समझूंगी जिसकी मैं मदद करना चाहती हूँ। मतलब उनकी सादगी उन्हें जमीन से जोड़े रखने का एक जरिया है। बिल्कुल। ये उन्हें याद दिलाती है कि उनकी असली पहचान उनकी दौलत नहीं बल्कि उनका काम है। वो अपनी साड़ियों के बारे में कहती हैं कि वो 200 से 500 रुपए की होती हैं, लेकिन उसे बनाने वाले का श्रम अनमोल है। ये सोच ही अपने आप में असाधारण है। हाँ, ये चीजों की कीमत से ज्यादा उसके पीछे की इंसानियत को देखना है। और यही दर्शन उनके हर काम में झलकता है। एकदम। उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान मिले, लेकिन वो कभी उनका ढिंडोरा नहीं पीटती। उनके लिए असली सम्मान लोगों के दिलों में है। वो कहती हैं, सम्मान वो नहीं जो दीवारों पर टांगा जाए, सम्मान वो है जो आप अपने दिल में लेकर जीते हैं। उनकी दौलत चीजों में नहीं बल्कि उनके मूल्यों में है। सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कह सकते हैं? सुधा मूर्ति की कहानी सिर्फ एक सफल इंजीनियर, निवेशक या समाजसेवी की कहानी नहीं है। नहीं, ये उसे कहीं बढ़कर है। ये इस बात की कहानी है कि एक बड़ा दिल और मजबूत इरादे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये दिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे से सार्थक बदलाव लाना। हाँ, ये मानवता की जीत की कहानी है। हमने शो की शुरुआत में कहा था कि कुछ लोगों के नाम भीड़ में खो जाते हैं, पर उनके काम अमर हो जाते हैं। सुधा मूर्ति ने कभी नाम या शोहरत की परवाह नहीं की, और शायद इसीलिए उनका काम आज इतना बड़ा और प्रभावशाली बन पाया है। बिल्कुल। उनका एक वाक्य है जो उनके पूरे जीवन दर्शन का सार है। मैं जितना दे सकती हूँ वो मेरा अधिकार नहीं, वो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य? हाँ, वो देने को एक जिम्मेदारी समझती हैं, एहसान नहीं। और यहीं से एक आखिरी विचार मन में आता है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपनी क्षमता को सिर्फ एक अवसर या अधिकार की तरह नहीं बल्कि सुधा मूर्ति की तरह एक कर्तव्य की तरह देखने लगे, तो दुनिया की तस्वीर कैसी होगी? हम अक्सर सोचते हैं कि किसी देश की कहानी राजाओं, नेताओं या मतलब बड़ी-बड़ी घटनाओं से ही बनती है। पर मुझे लगता है कि असली कहानी उन लोगों के कामों में छिपी होती है जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। सही बात है। जिनके नाम शायद हेडलाइंस में नहीं आते, पर जिनका असर वो पीढ़ियों तक महसूस होता है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी कहते हैं। एक ऐसी महिला जिनके जीवन के 2 हिस्से मतलब बिल्कुल साफ नजर आते हैं। अच्छा। हाँ, पहला अपने लिए एक जगह बनाने के संघर्ष का, और दूसरा उन लोगों के लिए रास्ते बनाने का जिनके पास शायद संघर्ष करने की ताकत भी नहीं है। आज की हमारी ये गहरी चर्चा सुधा मूर्ति पर है, और ये नाम सुनते ही दिमाग में 2 तस्वीरें आती हैं। एक तो इन्फोसिस जैसी विशाल कंपनी की सह संस्थापक, और दूसरी एक बेहद साधारण साड़ी पहने एक महिला जो किसी भी आम भारतीय गृहिणी जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन दोनों तस्वीरों के बीच के सफर को समझना, उनके शुरुआती दिनों के विद्रोह से लेकर इन्फोसिस की नींव रखने तक, और फिर समाज सेवा में सब कुछ झोंक देने तक।
और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरबों की संपत्ति के बीच ये फकीरी वाली सादगी आई कहाँ से। चलिए तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर इंसान की कहानी शुरू होती है, उनके बचपन से। ठीक है। सुधा मूर्ति का जन्म हुआ 1950 में कर्नाटक के श्रीगांव में, मतलब आजादी के बस 3 साल बाद। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ स्कूल में पढ़ाती थी। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि उनके घर में पैसों से ज्यादा कीमत किताबों की थी। वाओ। और सबसे बड़ा धर्म माना जाता था मानवता। इस माहौल को उस दौर के हिसाब से देखना बहुत जरूरी है। वो वक्त था जब देश गरीबी से, अशिक्षा से जूझ रहा था। बिल्कुल। हर एक चीज के लिए संघर्ष था। ऐसे में एक घर जहां पैसों पर नहीं बल्कि इंसानी मूल्यों और ज्ञान पर बात हो रही है। हाँ, वो अपने आप में एक अलग दुनिया थी और मुझे लगता है यही वो जमीन थी जिस पर सुधा मूर्ति की किरदार का बीज पड़ा। और वो बीज था जिज्ञासा का। मतलब वो हर चीज की जड़ तक जाना चाहती थी। अच्छा। उनकी दादी उन्हें रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती थी, लेकिन वो सिर्फ सुनती नहीं थी, वो सवाल पूछती थी। यहीं से उनके मन में सेवा का विचार आया होगा शायद। पर एक आदत जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी बोलने से ज्यादा सुनना और सीखना। और यही सीखने की जिद उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई जिसके बारे में उस जमाने में कोई लड़की सोचना तो दूर, हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। हाँ, 10वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने का फैसला किया और ये सुनते ही जैसे घर के बाहर एक सामाजिक भूचाल आ गया। सबने यही कहा होगा, ये क्या पागल बना है। बिल्कुल। लड़कियां इंजीनियर नहीं बनती, या ये लड़कियों के मतलब का कोर्स नहीं है, टीचर बनो, डॉक्टर बनो। सोचिए, उस जमाने में जब लड़कियों के लिए गिनती के ही करियर होते थे, तब उनका इंजीनियरिंग में जाना किसी बगावत से कम नहीं था। सही बात है। उन्होंने सिर्फ एक कोर्स नहीं चुना था, उन्होंने उस वक्त के पूरे सामाजिक ढर्रे को चुनौती दे दी थी। ये सिर्फ करियर का फैसला नहीं था, ये अपनी आजादी का ऐलान था। और इस ऐलान की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने हुबली के बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वो 599 लड़कों के बीच अकेली लड़की थी। अकेली। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर देती है वो ये कि क्लासमेन के लिए बैठने को कुर्सी तक नहीं थी। क्या कह रहे हैं? हफ्तों तक वो क्लास में सबसे पीछे खड़े होकर लेक्चर सुनती रहीं। अविश्वसनीय। आज के जमाने में तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये तो हर दिन का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। बिल्कुल। आपको हर पल ये महसूस कराया जा रहा था कि आप यहाँ की नहीं हैं। तोड़ सकता है, पर यहाँ कुछ उल्टा हुआ। उन्होंने इन तानों को, इस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। जैसे वो खुद से कह रही हूं, ठीक है, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी। ये उनकी जिद थी। और ये जिद ही तो है जो इतिहास बनाती है। बिल्कुल। उन्होंने ठान लिया कि वो सिर्फ पास नहीं होंगी, वो सबसे आगे निकलेंगी, और यही हुआ। 4 साल बाद जब नतीजे आए तो उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया, गोल्ड मेडल जीता। आज उस कॉलेज के गेट पर एक बोर्ड लगा है जिस पर बड़े गर्व से लिखा है, फर्स्ट वुमन इंजीनियर ऑफ द कॉलेज, सुधा मूर्ति। वो बोर्ड सिर्फ एक उपलब्धि का प्रतीक नहीं है, वो एक जंग जीतने का ऐलान है। एक सामाजिक जीत थी वो। उन्होंने साबित कर दिया था कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। पर ये तो बस पहली लड़ाई थी। हाँ, असली दुनिया का सामना तो अभी बाकी था। बिल्कुल। डिग्री हाथ में थी, गोल्ड मेडल गले में था, लेकिन नौकरी? उन्होंने कई जगह अर्जी दी, पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, या तो जवाब ही नहीं मिलता। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स, जिसे तब टेल्को कहते थे, में अप्लाई किया। वहां से जो जवाब आया वो सीधा और अपमानजनक था। क्या? हमारी कंपनी में महिलाओं की भर्ती नहीं होती। एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा ठहर कर सोचते हैं। देश की सबसे होनहार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से एक गोल्ड मेडलिस्ट जी, और उसे सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वो एक औरत है। ये उस वक्त के सिस्टम पर कितना बड़ा तमाचा है। ये दिखाता है कि काबिलियत भी जेंडर के आगे हार जाती थी। सही में। कोई और होता तो शायद निराश होकर बैठ जाता, कोई और कोर्स करने की सोचने लगता। पर सुधा मूर्ति ने जो किया वो उनकी शख्सियत को दिखाता है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे कंपनी के चेयरमैन JRD टाटा को एक पोस्टकार्ड लिखा। एक पोस्टकार्ड? आज के जमाने में हम CEO को ट्वीट कर देते हैं। उस जमाने में एक लड़की ने सीधे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति को खत लिख दिया। उस खत की हिम्मत के बारे में सोचिए। और उस खत में सिर्फ नौकरी की गुजारिश नहीं थी, है ना? नहीं, एक सवाल था, एक चुभता हुआ सवाल। उन्होंने लिखा, टाटा समूह हमेशा से अपनी बराबरी और न्याय की नीतियों के लिए जाना जाता रहा है, फिर आपकी ही एक कंपनी में महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वाह! क्या यहाँ महिलाओं को काम करने का मौका पाने का भी हक नहीं है? वो नौकरी नहीं मांग रही थी,
वो अपना अधिकार मांग रही थी। ये सिर्फ एक अर्जी नहीं थी, ये एक तरह का घोषणा पत्र था। सही कहा। इतनी स्पष्टता, इतनी हिम्मत उस उम्र की एक लड़की में कहाँ से आई होगी? कहते हैं कि जे.आर.डी. टाटा वो खत पढ़कर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है? अगर ये इतनी बहादुर है तो इससे मौका जरूर मिलना चाहिए। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। सुधा मूर्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वो टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सही सवाल अगर सही जगह पर पूछा जाए तो वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। उन्होंने सिर्फ अपने लिए दरवाजा नहीं खोला, बल्कि आने वाली हजारों लड़कियों के लिए एक नया रास्ता बना दिया। टाटा में उनकी कहानी अपने आप में एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन जिंदगी का अगला मोड़ शायद और भी बड़ा होने वाला था। नारायण मूर्ति। हाँ, पुणे में उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई और मुझे ये बात हमेशा दिलचस्प लगती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग एक साथ आए। कैसे? एक तरफ सुधा जो अनुशासन और नियमों की पक्की थी, और दूसरी तरफ नारायण मूर्ति जो बड़े बड़े सपने देखते थे लेकिन दुनियादारी से थोड़े बेखबर रहते थे। अक्सर ऐसी ही जोड़ियां कुछ बड़ा कर जाती हैं, जहां एक के पास सपने होते हैं और दूसरे के पास उन सपनों को जमीन पर उतारने का हुनर और सब्र। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार और फिर शादी में बदल गई। हाँ। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो अलग दुनियाओं का मिलन था। नारायण मूर्ति का एक ही जुनून था, एक ही सपना, मैं भारत में एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता हूँ। सपना जितना बड़ा था, जेब उतनी खाली रही होगी। बिल्कुल। शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं, पैसे की तंगी हमेशा बनी रही, लेकिन सुधा वो एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रहीं। यहाँ उनकी भूमिका सिर्फ एक पत्नी की नहीं है, वो एक पार्टनर थी, एक मेंटोर और सबसे जरूरी एक विश्वास करने वाली शख्स थी। हाँ। जब पूरी दुनिया आपके सपने पर शक करे, तब एक इंसान का ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बहुत बड़ी ताकत देता है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। एक दिन नारायण मूर्ति ने हार कर कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कंपनी शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। उस दिन सुधा ने एक फैसला किया। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत, जो उन्होंने मुश्किल दिनों के लिए बचाकर रखी थी, पूरे 10,000 रुपए 10,000 रुपए वो लाके नारायण मूर्ति के हाथ में रख दिए और कहा, ये लो और अपने सपने को एक और मौका दो। वो 10,000 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो एक सपने पर लगाया गया पहला दाव था, पहला भरोसा था। सही। अगर आप देखें तो सुधा मूर्ति इन्फोसिस की पहली निवेशक थी, लेकिन पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज जो उन्होंने निवेश की वो था उनका अटूट विश्वास। वो इन्फोसिस की पहली हौसला थी। और उसी 10,000 रुपए की नींव पर इन्फोसिस की वो इमारत खड़ी हुई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कंपनी आसमान छू रही थी और सुधा मूर्ति जमीन पर ही रही। हाँ, जब इन्फोसिस सफलता के शिखर पर था, तब उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने कहा, जीवन का पहला अध्याय पूरा हुआ, अब दूसरा अध्याय शुरू होगा। एक ऐसा अध्याय जो पूरी तरह समाज के लिए होगा। और ये उनके जीवन का वो मोड़ है जो उन्हें खास से असाधारण बना देता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर अक्सर लोग और ऊपर जाने की सोचते हैं, लेकिन उन्होंने नीचे देखने का फैसला किया, उन लोगों की तरफ जिन्हें समाज भूल चुका था। ये सीधे तौर पे उनके बचपन के संस्कारों से जुड़ता है ना, जहां मानवता को सबसे बड़ा मूल्य सिखाया गया था। बिल्कुल। 1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की। मकसद साफ था, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर काम करना। और उनका काम करने का तरीका भी मतलब अलग था। वो सिर्फ चेक लिखकर दान नहीं करती थी। नहीं, वो खुद उन गांवों में गई जहां सड़कें तक नहीं थी, उन स्कूलों में गई जहां छतें टपकती थी, उन अस्पतालों में गई जहां मरीजों के पास दवा के पैसे नहीं थे। उनके काम का पैमाना ही मतलब हैरान कर देने वाला है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 16,000 से ज्यादा स्कूल बनवाए और 7,000 से ज्यादा लाइब्रेरियां बनवाई। 7,000 से ज्यादा? हाँ, उनका एक ही सपना था, हर बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए। सोचिए, उन हजारों लाइब्रेरियों ने कितने बच्चों के सपनों को पंख दिए होंगे। ये एक पूरी पीढ़ी को बदलने जैसा काम है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने 1,000 से ज्यादा अस्पतालों की मदद की, हजारों कैंसर पीड़ित बच्चों की सर्जरी का खर्च उठाया। लेकिन जिस काम ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था समाज के सबसे उपेक्षित तबके के लिए उनका समर्पण। आप शायद सेक्स वर्कर्स की बस्तियों में और जेलों में उनके काम का जिक्र कर रही हैं। जी, वो उन बस्तियों में गईं जहां जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। उन्होंने वहां की महिलाओं से बात की, उनका दर्द समझा और उनकी जिंदगी बदलने में मदद की। उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया, उन्हें हुनर सिखाया ताकि वो सम्मान की जिंदगी जी सकें। उनकी किताब 3000 स्टिचेस इसी अनुभव पर है। वो महिला कैदियों से मिलने जेल भी गईं
उन्हें पढ़ाना लिखना सिखाया। उनका मानना है कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना ही चाहिए। ये दान से बहुत आगे की चीज है। ये सम्मान और उम्मीद देना है। वो सिर्फ गरीबी नहीं मिटा रही, वो उस गरीबी से जुड़ी शर्म और लाचारी को मिटा रही हैं। और इन सब बड़े बड़े कामों के बीच जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा चकित करती है वो है उनकी निजी जिंदगी की सादगी। हाँ, अरबों की संपत्ति की मालकिन, लेकिन आज भी 500 रुपए की साधारण साड़ी पहनती हैं। एक ही हैंडबैग सालों साल इस्तेमाल करती हैं। उनकी ये सादगी सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है ना? मुझे लगता है ये एक तरह का विद्रोह है। विद्रोह? कैसे? आज के दौर में जहां सफलता का मतलब ही महंगी गाड़ियां, बड़े घर और डिजाइनर कपड़े हैं, वहां उनकी सादगी उस पूरी व्यवस्था पर ही एक सवालिया निशान लगा देती है। मतलब वो बिना कुछ कहे ये बताती हैं कि इंसान की कीमत चीजों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। बिल्कुल। वो आज भी इकोनॉमी क्लास में सफर करती हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे बड़े सम्मान मिले हैं, लेकिन वो कभी उसका दिखावा नहीं करती। उनका वो किस्सा बहुत मशहूर है, एयरपोर्ट वाला। हाँ कैसे एक बार एयरपोर्ट पर उन्हें उनकी साधारण वेशभूषा की वजह से कैंटीन वाली लाइन में जाने को कह दिया गया था। वो मुस्कुराई और चुपचाप उस लाइन में लग गई। ये उनकी सादगी का नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्हें किसी बाहरी तमगे या लोगों की राय की जरूरत नहीं है अपनी कीमत जानने के लिए। वो जानती हैं कि वो कौन है। उनका दर्शन बहुत साफ है। सम्मान वो है जो आप अपने दिल में लेकर जीते हैं, न कि वो जो आप गले में लटकाकर घूमते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सुधा मूर्ति की कहानी सिर्फ एक सफल महिला की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की जीत की कहानी है। वो हमें सिखाती हैं कि महान बनने के लिए आपको असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है, बस एक असाधारण दिल रखने की जरूरत है। सही कहा। उनका काम भारत के उन अंधेरों को रोशन करने जैसा है जहां अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। और हो सकता है, जैसा आपने शुरू में कहा था, कि उनका नाम इतिहास की किताबों में बड़े बड़े अक्षरों में ना लिखा जाए, लेकिन उनका काम लाखों जिंदगियों में हमेशा के लिए अमर हो गया है। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। किस सवाल पर? आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांडिंग, दिखावा और अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटना ही मतलब सफलता का पैमाना बन गया है, वहां सुधा मूर्ति की ये गुमनाम सेवा और पर्दे के पीछे रहकर काम करने की फिलॉसफी कितनी प्रासंगिक रह जाती है। हाँ, क्या सच्ची महानता को आज के दौर में अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है, या वो आज भी अपना रास्ता खुद बना लेती है, चुपचाप, बिना किसी शोर के? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।